अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूवर्स, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट कार्बोहाइड्रेट्स, दैट व्हाट कार्बोहाइड्रेट्स आर, व्हाट आर देयर मेन टाइप्स, and more detail about carbohydrates we will discuss in this video. Let's talk about it without wasting our time. So दोस्तों, बेसिक क्वेश्चन ये है कि कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स जैसे कि नाम से जाहिर हैं, हाइड्रेट्स एंड कार्बो, यानी हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन या हाइड्रेटेड कार्बन। हाइड्रेटेड का क्या मतलब है, यानी एक ऐसा कार्बन जो कि हाइड्रेटेड हो। हाइड्रेटेड का मतलब जिसके साथ वाटर मिला हुआ हो। तो इस तरह के कार्बन को क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। यानी जिस कार्बन के साथ H2O मिला हुआ हो, उस कार्बन को बेसिकली हम कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। ठीक है, तो अगर हम इस डिफिनीशन पर जाए और इनकी मीनिंग्स पर जाए तो उनकी जो जनरल फार्मूला है वो कुछ इस तरह से बनेगी कि हमारे पास कार्बन है और ये हाइड्रेटेड फॉर्म में है, उनके साथ मतलब है वाटर मिला हुआ है। ये और इसका मतलब ये हुआ कि जो हाइड्रोजन है हमारे पास और जो ऑक्सीजन है वो उसी रेशो में होंगे जिस रेशो में वो वाटर में है। और वो तो ऑलरेडी हमें पता है क्योंकि हाइड्रेटेड का मतलब यही वाटर का है ना। तो यहाँ पे भी H2O होगा और वाटर में भी H2O होगा। ठीक है, एज दैट ऑफ वाटर, जिस तरह वो वाटर में जिस रेशो से है 2:1 से, इस तरह भी वो 2:1 में होंगे। लेकिन अब जो हमने ए डिफिनीशन की, ए डिफिनीशन कार्बोहाइड्रेट की पूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो है हमारे पास कुछ एक्सेप्शंस आ रहे हैं। वो एक्सेप्शंस हमारे पास क्या है, वो एक्सेप्शंस हमारे पास हैं, यहाँ पे मैं रेमनोज लिखता हूँ, जिसकी जो है फार्मूला हमारे पास क्या है, C6H12O5। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ एक्सेप्शंस आ रहे हैं और वो एक्सेप्शंस ये हैं कि हमारे पास बाद ऐसे कंपाउंड्स हैं जो कि इस फार्मूले में फिट हो रहे हैं, लेकिन वो एक्चुअली कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स के अपने कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगे लेकिन वो प्रॉपर्टीज़ पोजेस नहीं करते, इसलिए वो इस उनको जो है कार्बोहाइड्रेट की कैटेगरी में नहीं रखा जाता। ठीक है, इसके अलावा कुछ हमारे पास ऐसे भी कंपाउंड्स हैं जो कि एक्चुअली कार्बोहाइड्रेट्स हैं, मतलब हैं वो कार्बोहाइड्रेट जैसे प्रॉपर्टीज पोजेस करेंगे तभी तो हम इनको कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं, लेकिन वो जो है इस जनरल फार्मूला में हमारे पास फिट नहीं होते। तो यही जो है हमारे पास एक्सेप्शंस हैं। ठीक है, और वो एक्सेप्शंस कौन है, हमारे पास एक एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड एक्चुअली हमारे पास कार्बोहाइड्रेट नहीं है, लेकिन वो इस जनरल फार्मूला में फिट हो रहा है। जनरल फार्मूला में किस तरह फिट हो रहा है, इस तरह फिट हो रहा है क्योंकि अगर यहाँ पे कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है, तो जब कार्बन हमारे पास 2 होगा तो हाइड्रोजन कितना बनेगा, 2 1s are 2, 2 2s are 4 एंड अगेन 2 1s are 2। तो ये हमारे पास एसिटिक एसिड जो है ये इस जनरल फार्मूले में फिट हो रहा है, लेकिन एसिटिक एसिड एक्चुअली बाय नेचर कार्बोहाइड्रेट नहीं है। तो इस वजह से जो है ये हमारे पास एक एक्सेप्शन है। इस तरह जो हमारे पास रेमनोज है, रेमनोज एक्चुअली बाय द प्रॉपर्टी एक कार्बोहाइड्रेट कहलाता है, लेकिन ये इस जनरल फार्मूले से में जो है फिट नहीं हो रहा। आप लोग देख सकते हैं अगर कार्बन 6 हो तो 2 6s are 12 और ये जो है वो
1606 होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पे ए 5 है, ए डिविएशन कर रहा है जनरल फार्मूला से, हालांकि ए बाई नेचर कार्बोहाइड्रेट है। तो हमारे पास ए 2 कार्ब का जो एक्सेप्शन हैं ए आते हैं। ठीक है, हमारे पास एक यहाँ पे ए कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन ए वाला कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, आप वहाँ पे न जाए, ए कार्बोहाइड्रेट है जबकि ये जो है नॉन कार्बोहाइड्रेट। अब जब हमारे पास कुछ एक्सेप्शन बने, इसका क्या मतलब है कि इस फार्मूले को जो है हम लोग फिर फॉलो नहीं कर सकते, काम में नहीं ला सकते, क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो इस जनरल फार्मूले को फॉलो नहीं करते। और जनरल फार्मूला का क्या मतलब होता है कि सारे के सारे जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो फिर इसी फार्मूले को फॉलो करेंगे, जबकि ये फॉलो नहीं करता तो हम इस डिफिनीशन को नहीं मानते। तो फिर हम जो है एक नई डिफिनीशन की इजाद करते हैं, और वो डिफिनीशन किस तरह होगा कि कार्बोहाइड्रेट्स आर द पॉलीहाइड्रोक्सिलेटेड aldehydes or ketones having at least 3 कार्बन एटम्स। अब इस डिफिनीशन को हम जरा एक्सप्लेन करते हैं कि इस डिफिनीशन का क्या मतलब है एक्चुअली। तो कार्बोहाइड्रेट्स आर द पॉलीहाइड्रोक्सिलेटेड। पहले हम इस टर्म को एक्सप्लेन करते हैं, व्हाट इज मीन बाय पॉलीहाइड्रोक्सिलेटेड। सो पॉलीहाइड्रोक्सिलेटेड का मतलब है हमारे पास, हाइड्रोक्सिलेटेड का मतलब है हाइड्रोक्सिल ग्रुप। हाइड्रोक्सिल ग्रुप बेसिकली हम OH ग्रुप को कहते हैं, हैविंग नेगेटिव साइन। ठीक है, ये हमारे पास एक्चुअली एक फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, तो हाइड्रोक्सिलेटेड का मतलब है हाइड्रोक्सिल ग्रुप, और पॉली जो है, पॉली का मतलब है मैनी। यहाँ पे मैनी का मतलब है मोर देन वन। मोर देन वन, जब एक से चीजें ज्यादा हो जाए तो इसको हम यहाँ पे मैनी बोलेंगे, यहाँ पे पॉली बोलेंगे। तो क्या मतलब, कार्बोहाइड्रेट्स हमारे पास मोर देन वन हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स पर जो है मुश्तमिल होंगे। ये बात ठीक है, ये बात क्लियर कि हमारे पास जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो मोर देन वन हाइड्रोक्सिल ग्रुप पर जो है वो मुश्तमिल होंगे। ठीक है, और इसके अलावा वो एल्डिहाइड्स या कीटोन्स भी पोजेस करेंगे। ठीक है, एल्डिहाइड्स या कीटोन जो है वो भी पोजेस करेंगे। अब एल्डिहाइड्स क्या है, कीटोन्स क्या है? तो हमारे पास जो एल्डिहाइड्स हैं उनका जनरल फार्मूला है हमारे पास RC≡OH। ठीक है, जबकि जो कीटोन हैं उनका यहाँ पे R, यहाँ पे CO, यहाँ पे भी R। ठीक है, तो ये क्या है, हमारे पास कीटोन का जनरल फार्मूला है, जबकि हमारे पास एल्डिहाइड्स का जनरल फार्मूला है। तो ये मतलब है कार्बोहाइड्रेट्स कीटोन या एल्डिहाइड को भी रखेंगे, पोजेस करेंगे। आर मैंने लिखा है, या एल्डिहाइड होगा या कीटोन होगा। इसके अलावा एक से ज्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी होगा इसमें। इसके अलावा इसमें कम से कम 3 कार्बन होंगे। अब मैंने कम से कम 3 कार्बन का जिक्र क्यों किया? सवाल पैदा होता है कि क्या ये 2 नहीं हो सकते, क्या ये 1 नहीं हो सकता, या क्या ये 4 नहीं हो सकते, या इससे ज्यादा नहीं हो सकते? मैंने जो है यहाँ कम से कम की बात की, तो कम से कम 3 हो सकते हैं, हाँ ज्यादा से ज्यादा फिर 4, 5 एंड सो ऑन हो सकते हैं, लेकिन कम से कम 3 हो सकते हैं, 2, 1 नहीं हो सकते। अब इसमें लॉजिक क्या है कि 2, 1 क्यों नहीं हो सकते? जरा देखें, मैंने यहाँ पे बात की है एल्डिहाइड की या कीटोन की। तो आप लोग देख सकते हैं कि अगर आप एल्डिहाइड को देखें या कीटोन को देखें, दोनों में जो है हमारे पास ऑलरेडी एक कार्बन क्या है, मौजूद है। ऑलरेडी एक कार्बन मौजूद है कि नहीं? एक कार्बन ऑलरेडी मौजूद है। तो एक कार्बन तो ये हुआ। दूसरा कार्बन कौन सा है? हमने बात की हाइड्रोक्सिल ग्रुप की, और वो भी पॉली, यानी मोर देन वन।
यानी कम से कम हमारे पास 2 होने चाहिए हाइड्रॉक्सिल ग्रुप्स, जो कम से कम हो, लेकिन एक नहीं हो सकता। और इन हाइड्रॉक्सिल ग्रुप्स की अटैचमेंट किस चीज़ से होगी? इन हाइड्रॉक्सिल ग्रुप की अटैचमेंट कार्बन से होगी, तब जाकर हमारे पास जो है एक कार्बोहाइड्रेट की स्ट्रक्चर कंप्लीट होगी। तभी हम कहते हैं कि इसके लिए 2 कार्बन रिक्वायर्ड होते हैं और इनमें जो है ऑलरेडी 1 मौजूद है, या इसमें, तो तभी हम कहते हैं कि 3 कार्बन्स की जो है रिक्वायरमेंट है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के लिए। अब हम चलते हैं टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स की तरफ। अब हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के टाइप्स के हवाले से कि कार्बोहाइड्रेट्स के बेसिकली कितने टाइप्स हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स के हमारे पास 3 टाइप्स हैं। एक को हम कहते हैं मोनोसेकेराइड्स, दूसरे को हम कहते हैं ओलिगोसेकेराइड्स और तीसरे को हम कहते हैं पॉलीसेकेराइड्स। अब सबसे पहले हम मोनोसेकेराइड्स पर बात करते हैं कि मोनोसेकेराइड्स क्या होते हैं। तो मोनोसेकेराइड्स हमारे पास, मानो का मतलब है 1, सेकेराइड ग्रीक वर्ड सेकरम से निकला है, जिसके मानी है शुगर यूनिट, जिसके क्या मानी है, जिसके मानी है शुगर यूनिट। और शुगर जो है ये स्वीट को कहते हैं। किस चीज़ को कहते हैं? स्वीट को कहते हैं। तो मोनोसेकेराइड्स में बेसिकली क्या होंगे? हमारे पास 1 शुगर यूनिट होगा। 1 शुगर यूनिट का क्या मतलब है? यानी फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई एक कार्बोहाइड्रेट अगर हो तो उसमें हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही किस्म के कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होंगे। उसका जो है किसी किस्म का केमिकल बॉन्ड, किसी किस्म का ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, किसी किस्म का ओग्लाइकोसिडिक लिंकेज नहीं होगा कि वो किसी दूसरे शुगर यूनिट के साथ बना है। ये सिर्फ और सिर्फ 1 शुगर यूनिट पर कंपोज होंगे। कौन से? मोनोसेकेराइड्स। अब मोनोसेकेराइड्स को जो है हम क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन्स। ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन्स। अब मैंने पहले कार्बोहाइड्रेट्स की डिफिनीशन में कहा था कि हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स में कम से कम कितने कार्बन्स होने चाहिए? कम से कम 3 कार्बन्स होने चाहिए। तो इनमें जो है कार्बन की तादाद 3 से शुरू होकर 7 तक पहुंचती है। 7 से ज़्यादा फिर जो है वो अनस्टेबिलिटी जो है वो आती है। तो 3 से लेकर 7 तक हमारे पास जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनको जो है हम जनरली यूज जो है मेंशन करते हैं, यानी ट्राइओसिस फॉर carbohydrate having 3 carbon, tetrosis for carbohydrates having 4 carbon, pentosis for carbohydrates having 5 carbon, hexosis for carbohydrates having 6 carbon and aptosis for carbohydrates having 7 carbons। अब हम चलते हैं मोनोसेकेराइड्स की प्रॉपर्टीज़ की तरफ कि मोनोसेकेराइड्स के बेसिकली क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। तो एक कार्बोहाइड्रेट्स की एक ऐसी किस्म है जो कि सबसे सिंपलेस्ट, क्योंकि इनमें जो है 1 शुगर यूनिट पाया जाता है, इसलिए ये सबसे सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स हैं। अब दूसरी बात ये है कि इनका किसी के साथ किसी किस्म का ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड नहीं है, किसी दूसरे जो हमारे पास शुगर यूनिट हैं। जब इसका किसी किस्म का बॉन्ड नहीं होगा तो उससे जो है H2O मालिक्यूल की रिलीज़ भी नहीं होगी और फिर उसको तोड़ने के लिए H2O मालिक्यूल रिक्वायर भी नहीं होगा। तो उसके लिए H2O मालिक्यूल रिक्वायर नहीं होता है, इसलिए हम कहते हैं कि दे कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज। हाइड्रोलाइज मीन टू ब्रेक समथिंग विद द हेल्प ऑफ H2O, ठीक है, तो इसको हाइड्रोलाइज कहते हैं। तो इसकी जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो हम कहते हैं कि ये जो कंपाउंड्स है हमारे पास मोनोसेकेराइड्स, ये वाटर में सॉल्युबल होंगे। क्या होंगे? वाटर में हमारे पास ये जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सॉल्युबल होंगे,
ठीक है। इसकी जो चौथी प्रॉपर्टी है, हम कहते हैं कि ये टेस्ट में जायके में बहुत ही स्वीट होंगे, ठीक है, स्वीट होंगे। इसकी एग्जांपल हमारे पास ग्लूकोज, मेनोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज और रेफिनोज। इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, लेकिन मैंने ये चंद लिखे हैं। अब हम चलते हैं ओलिगोसैकेराइड्स की प्रॉपर्टीज़ की तरफ। मोनोसैकेराइड्स में अभी कुछ बातें रहती हैं, फिर हम उन पे जो है डिटेल में जो है डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले हम उनकी थोड़ी थोड़ी जो है एक्सप्लेनेशन करते हैं। ओलिगो का मतलब है हमारे पास फ्यू सैकेराइड्स यानी फ्यू शुगर यूनिट्स। अब फ्यू शुगर यूनिट्स का क्या मतलब है, यानी इसमें जो है हमारे पास 1 और 2 से लेकर 10 तक होंगे। अब हम चलते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ की तरफ। तो ये जो है ये थोड़े बहुत जो मोनोसैकेराइड्स हैं इनके थोड़े बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, क्योंकि इनमें जो है एक से ज़्यादा शुगर यूनिट्स होते हैं, और ये जो है हाइड्रोलाइजेबल होते हैं, क्योंकि ये जो है 2 शुगर यूनिट्स पर कंपोज होते हैं। तो जब इनके दरमियान बॉन्ड्स ब्रेक किया जाता है तो मतलब है चूँकि ये 2 शुगर यूनिट्स पर कंपोज है, तो इनसे जो है वन शुगर यूनिट जो है वो अलग-अलग की बनती हैं। मैं यहाँ 2 शुगर यूनिट से इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ओलिगोसैकेराइड की एक सब जो है डिवीज़न है उसको जो है हम डाइसैकेराइड कहते हैं। वैसे तो हमारे पास ओलिगोसैकेराइड में 2 से लेकर 10 तक शुगर यूनिट्स आते हैं। तो जो हम उनकी जो शुगर यूनिट्स के दरमियान बॉन्ड्स को तोड़ेंगे, मतलब है उनसे एक H2O मॉलिक्यूल उनके लिए रिक्वायर होगी, और वो जो हैं हाइड्रोलाइज होंगे इनटू मोनोसैकेराइड्स। सो मतलब है कि हमारे पास जो ओलिगोसैकेराइड्स होते हैं ये हाइड्रोलाइज हो सकते हैं, और ये जो है ये सम वाटर में जो है सॉल्युबल हैं, क्योंकि ये थोड़े बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, तो उस तरह सॉल्युबल नहीं होते जिस तरह हमारे पास मोनोसैकेराइड सॉल्युबल होते हैं। नंबर 4, जो हमारे पास ओलिगोसैकेराइड्स होते हैं तो ये उस तरह टेस्टी भी नहीं होते, उस तरह स्वीट भी नहीं होते जिस तरह हमारे पास जो हो मोनोसैकेराइड्स हैं। इस तरह अब हम चलते हैं पॉलीसैकेराइड्स की तरफ। अच्छा, हमने इसके एग्जाम्पल को छोड़े हैं। इसके जो एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास वो हैं माल्टोज, लैक्टोज, सक्रोज, रेफिनोज एट्सेट्रा, ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास इसकी एग्जाम्पल्स हैं। फिर अब हम चलते हैं पॉलीसैकेराइड्स की तरफ। तो पॉली का मतलब है मैनी, सैकेराइड्स का मतलब है शुगर यूनिट्स। अब मैनी का क्या मतलब है? मैनी का मतलब है कि मोर देन 10 यानी 11 से लेकर अप टू इन्फिनिटी, यानी जब ये शुगर यूनिट्स हमारे पास होंगे तो इनको हम क्या कहेंगे, इस जैसे कार्बोहाइड्रेट्स को हम फिर पॉलीसैकेराइड्स कैटेगरी में ले आएंगे, ठीक है। इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं सो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, क्योंकि इनमें बहुत सारे शुगर यूनिट्स होते हैं और ये भी हाइड्रोलाइज्ड हो सकते हैं जब इनके दरमियान जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स हैं, जो केमिकल बॉन्ड्स हैं, उनको तोड़े जाए। नंबर 3, ये वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर वाले होते हैं। नंबर 4, ये इतने बड़े होते हैं कि ये जो हमारे टेस्ट बर्ड्स हैं इन पे जो हैं इनको जो है एंट्री नहीं कर सकते हैं। दैट इज़ वाई हमें इनको जो है टेस्टलेस यानी बेजायका महसूस करते हैं, ठीक है। इनके जो एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास वो हैं ग्लाइकोजन, जो कि हमारे बॉडी में पाया जाता है, लीवर में स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ स्टोरेज मॉलिक्यूल, एंड स्टार्च ए प्लांट में होता है इन द फॉर्म ऑफ स्टोरेज मॉलिक्यूल। इस तरह काइटन ए जो फंजाई है हमारे पास, उनके सेल वॉल इस चीज़ से बना हुआ होता है। इस तरह सेलुलोज जिससे जो है प्लांट का सेल वॉल बना हुआ होता है, और एगर जो है एक न्यूट्रिशनल मीडिया वाला कंपोनेंट है, एटसेट्रा। तो ये थी हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। अब हम चलते हैं इनमें जो थोड़ा बहुत रह चुका है उनके मुतालिक जानते हैं। अब हम बात करते हैं मोनोसैकेराइड्स के हवाले से कि इनकी जो डिटेल है हमारे पास। कहते हैं कि जो सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स हैं नेचर में वो कौन से हैं।
तो हमारे पास डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन ए सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट है। नेचर में सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट का क्या नाम है? डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन और ग्लाइसरोल्डिहाइड। ये दोनों हमारे पास सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स है, लेकिन जो डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन है ये कीटो शुगर है, यानी इसमें जो फंक्शनल ग्रुप हैं, पहले जब मैंने कार्बोहाइड्रेट की डिफिनीशन की कि या तो कार्बोहाइड्रेट में हमारे पास कीटोन होगा, कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप होगा, या अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होगा। ठीक है, तो इसमें जो है कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है, जबकि ग्लाइसरोल्डिहाइड में हमारे पास एल्डोनिक फंक्शनल ग्रुप है, यानी अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, तो इसको हम एल्डो शुगर बोलते हैं। और ये जो दोनों जो है हमारे पास ट्राइओसिस हैं। ट्राइओसिस का मतलब मैंने पहले भी बता दिया था कि ट्राई स्टैंड्स फॉर, ये जो ट्राई टेट्रा वगैरह हैं, ये स्टैंड्स फॉर द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एंड ओसिस रिप्रेजेंट्स कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, तो इन दोनों में कार्बन की तादाद कितने होते हैं? तो ये जो हैं इनको हम ट्राइओसिस कहते हैं। इस तरह जो हमारे पास टेट्रोसिस की एग्जांपल्स हैं जिनमें कार्बन की तादाद 4 होती हैं, उनको जो है ज़ाइलोज और एराबिनोज कहते हैं। ये टेट्रोसिस की एग्जांपल्स है। इस तरह हमारे पास जो पेंटोसिस की एग्जांपल्स हैं उनमें जो है राइबोज और राइबुलोज आते हैं। राइबुलोज कीटो शुगर हैं, जबकि राइबोज जो हैं ये हमारे पास एल्डो शुगर हैं। इस तरह जो हमारे पास एक्सोसिस हैं जिसमें कार्बन नंबर 6 होते हैं, वो जो हैं ग्लूकोज, मेनोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। ठीक है, याद रखें जितने भी एग्जांपल्स हम इन कैटेगरीज में पढ़ते हैं, यानी ये दो जो एग्जांपल्स हैं हमारे पास, ये दोनों आपस में क्या हैं? आपस में आइसोमर्स हैं। ठीक है, इस तरह हमारे पास जो टेट्रोसिस हैं इनमें जो ज़ाइलोज है, एराबिनोज है, ये दोनों हमारे पास एक दूसरे के क्या हैं? एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। इस तरह ये दोनों भी एक दूसरे के आइसोमर्स हैं और ये चारों के चारों हमारे पास क्या है? आइसोमर्स हैं। लेकिन जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज इसके 16 आइसोमर्स हैं। टोटल कितने आइसोमर्स हैं? इसके टोटल 16 आइसोमर्स हैं। अब मैं आप लोगों को प्रूफ कराऊंगा कि इसके किस तरह 16 आइसोमर्स हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं ग्लूकोज की स्ट्रक्चर के बारे में कि ग्लूकोज की स्ट्रक्चर किस तरह ड्रा किया जाता है। तो जो भी कार्बोहाइड्रेट हो हमारे पास, हम जो हैं अगर इसकी स्ट्रक्चर को ड्रा करना चाहे तो हावर्ड्स की एक पर्सपेक्टिव फार्मूले की मदद से हम इसको ड्रा कर सकते हैं। हावर्ड्स कहता है कि अगर आपको एक कार्बोहाइड्रेट ड्रा करनी हो तो आपने करना है कि आप सबसे पहले उस कार्बोहाइड्रेट की बेसिक स्केलेटन को ड्रा करें। बेसिक स्केलेटन का मतलब ये है कि उस कार्बोहाइड्रेट में बेसिकली कितने नंबर ऑफ कार्बन्स हैं। सबसे पहले आप कार्बन के नंबर्स को ड्रा करें, यानी सबसे पहले आप कार्बन को ड्रा करें। तो सबसे पहले मैंने कार्बन ड्रा किए हुए हैं। ठीक है, अब ग्लूकोज में हमारे पास 6 कार्बन है, एक्सोज हैं। तो सबसे पहले मैंने कार्बन को ड्रा किया। फिर कहता है हावर्ड्स कि उसके बाद आप इट्स कंपाउंड में जो है हमारे क्या करें? फंक्शनल ग्रुप को जाहिर करें। तो ग्लूकोज हमारे पास एल्डो शुगर है, इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है। तो यहाँ पे मैंने एल्डिहाइड ग्रुप को भी शो किया हुआ है। डबल बॉन्ड कार्बन एंड हाइड्रोजन एक किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। और ये हमारे पास आर है ना, सी डबल बॉन्ड ओ एच आर। मैंने पहले भी एल्डिहाइड का फार्मूला लिख दिया था, या तो एच होगा या तो आर होगा। ठीक है, तीसरे में हावर्ड्स कहते हैं कि उसके बाद आपने जो है OH को नॉमिनेट करना है। किस चीज़ को नॉमिनेट करना है? OH को नॉमिनेट करना है। आपने किस चीज़ को नॉमिनेट करना है? OH को नॉमिनेट करना है। तो मैंने यहाँ पे फिर OH नॉमिनेट किया। ठीक है, फिर उसके बाद हावर्ड्स कहता है स्टेप नंबर 4 में कि जो वैलेंसी, कार्बन की वैलेंसी रह गई है, कार्बन हमारे पास 4 बॉन्ड्स बनाता है, उसको आप हाइड्रोजन के ज़रिए फिल करें। तो ये अब आपके पास कार्बोहाइड्रेट का स्ट्रक्चर आ जाएगा। सबसे पहले कार्बन स्केलेटन, फिर उसके बाद मेंशन फंक्शनल ग्रुप वेदर अल्डिहाइड और कीटोन, फिर उसके बाद हाइड्रोक्सिल ग्रुप, और फिर उसके बाद वैलेंसी बाई हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये आपके पास फिर कार्बोहाइड्रेट का स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब हम चलते हैं
प्रूव करते हैं कि हमारे पास कार्बोहाइड्रेट में जो ग्लूकोज है इसके 16 आइसोमर्स किस तरह बनते हैं। तो मैं आप लोगों को वो प्रूफ कराऊंगा। अब हम प्रूफ करने वाले हैं ग्लूकोज के 16 आइसोमर्स को। तो ग्लूकोज एंड इट्स 16 आइसोमर्स। तो सबसे पहले हम ग्लूकोज के बाय मीन्स ऑफ हार्वर्ड्स पर्सपेक्टिव फार्मूला स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे। सबसे पहले कार्बन स्केलेटन, ठीक है। फिर उसके बाद फंक्शनल ग्रुप को मेंशन करना, फिर उसके बाद OH को लिखना। OH कुछ इस तरह से आ जाए इसमें, फिर जो वैलेंसी बाकी रह जाती हैं वो आपने हाइड्रोजन के ज़रिए फिल करना होता है। तो ये रही हमारे पास ग्लूकोज की ग्लूकोज की स्ट्रक्चर। लेकिन ये जो ग्लूकोज की स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को हम बेसिकली क्या कहते हैं, डी ग्लूकोज, डेक्स्ट्रोग्लूकोज, डेक्स्ट्रो रोटेटरी ग्लूकोज। अब डेक्स्ट्रो रोटेटरी ग्लूकोज क्या होता है? बेसिकली पहले आप ये जानें कि आप डेक्स्ट्रो रोटेटरी ग्लूकोज को पहचानेंगे कैसे। याद रखें, जो लास्ट कार्बन है हमारा, जो हमारा क्या है, जो हमारा लास्ट कार्बन है, अगर इसमें OH राइट साइड पे हो तो आप उस ग्लूकोज को क्या नाम देंगे? उस ग्लूकोज को आप डेक्स्ट्रो रोटेटरी का नाम देंगे। लेकिन अगर आपके लास्ट वाले कार्बन पे जो OH है वो लेफ्ट साइड पे हो तो फिर आप उस ग्लूकोज को क्या नाम देंगे? लीवो रोटेटरी ग्लूकोज। अब डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी किस चीज़ को कहते हैं? जब हमारे पास एक ग्लूकोज पर से लाइट गुजरती है तो अगर वो ग्लूकोज इस लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो है डायरेक्टेड करे, जो है डाइवर्ट करे, तो इस किस्म के ग्लूकोज को डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहेगा, ठीक है। और अगर वो ग्लूकोज इस लाइट को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कराए तो इस तरह के ग्लूकोज को फिर क्या कहेंगे? इस तरह के ग्लूकोज मॉलिक्यूल को फिर हम लीवो रोटेटरी कहेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास डेक्स्ट्रो इटली है क्योंकि इसके लास्ट कार्बन पे हमारे पास OH ऑन द राइट साइड है, ठीक है। तो बेसिकली ये हमारे पास D है, ये हमारे पास एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल हुआ। अब आइसोमर को मालूम करने के लिए या सबसे पहले हम ये जानते हैं कि हमने किस तरह कहा कि ग्लूकोज के 16 आइसोमर्स हैं। तो इसके लिए भी एक रूल है हमारे पास, वो रूल ये है कि आपने जो है जानना होगा कायरेल कार्बन के बारे में। किस चीज़ के बारे में? कायरेल कार्बन के बारे में। जो हमारे पास कायरेल कार्बन होता है, एसिमेट्रिक कार्बन होता है, तो वो कायरेल कार्बन क्या होता है? कायरेल कार्बन बेसिकली उस कार्बन को कहते हैं, उस टेट्रावेलेंट कार्बन को कहते हैं। टेट्रावेलेंट का मतलब जिस कार्बन ने 4 बॉन्ड्स बनाए हो, इस किस्म के कार्बन को टेट्रावेलेंट कार्बन कहते हैं। ऐसा टेट्रावेलेंट कार्बन जिसके सारे के सारे बॉन्ड्स चारों मुख्तलिफ एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स के साथ हो, तो इस तरह के कार्बन को हम कायरल कार्बन कहेंगे। यानी फॉर एग्जांपल इस कार्बन का एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ हो, एक ऑक्सीजन के साथ हो। फॉर एग्जांपल मैं सपोज कर रहा हूँ एक मिथाइल ग्रुप के साथ हो और एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ हो। तो अगर इस तरह के 4 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स उसके साथ अटैच हो तो फिर इस तरह के कार्बन को हम कायरल कार्बन कहेंगे। तो हमारे पास आइसोमर्स को फाइंड आउट करने के लिए एक फार्मूला है जिसको जो है
इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है 2 to the power n, where n stands for chiral carbon, chiral carbon, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास इन केस ऑफ ग्लूकोज एक कायरल कार्बन की तादाद 4 आनी चाहिए, क्योंकि फिर जो है तब जाकर हम 2 क्रॉस 2 को जब 8 करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे जो है आंसर 16 आ जाएगा। 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16। तो तभी हम कहते हैं कि इसके 16 आइसोमर्स है। लेकिन इसके लिए हमने कायरल कार्बन 4 ऐसे कार्बन ढूंढने हैं जो कि कायरल हो। अब इस स्ट्रक्चर में हमने वो कार्बन ढूंढने हैं। तो सबसे पहले हम इस कार्बन पे फोकस करते हैं। क्या एक कार्बन हमारे पास कायरल कार्बन है? नहीं, क्योंकि इसमें 2 मॉलिक्यूल हमारे पास सेम आते हैं। एक ए मॉलिक्यूल है, एक ए सारे का सारा ग्रुप है, और 2 एक जैसे मॉलिक्यूल। तो एक कार्बन नहीं हुआ ना, मैंने कहा एक कायरल कार्बन नहीं हुआ ना। मैंने कहा कि कायरल कार्बन के साथ चारों के चारों जो ग्रुप्स है या एटम्स है वो डिफरेंट होने चाहिए। अब इसको देखें, ए जो कार्बन है, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोक्सल, एक सारा का सारा ए ग्रुप और एक सारा का सारा ये ग्रुप। तो यस, दिस इज अ कायरल कार्बन। डिफरेंट 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 डिफरेंट। इस तरह इसको देखें, एक डिफरेंट 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 डिफरेंट। तो ये 2 हमारे पास कायरल बन ही गए। इस तरह इसको देखें, डिफरेंट 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 डिफरेंट, ए भी कायरल बन गए। ये तीनों हमारे पास कायरल बन गए। इसको देखिए, डिफरेंट 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 डिफरेंट। तो ये हमारे पास क्या बना? ए भी कायरल बना। अब इसको देखिए, ये तो टेट्रावेलेंट है ही नहीं, क्योंकि इसके हमारे पास क्या है? 4 मुख्तलिफ के साथ इन्होंने तो बॉन्ड्स नहीं बनाए हैं। आप बॉन्ड्स 4 बनाए, कार्बन बनाएगा 4 बॉन्ड्स, लेकिन चारों मुख्तलिफ के साथ नहीं बनाए, 2 उसने ऑक्सीजन के साथ बनाए हैं। तो हमारे पास एक कायरल कार्बन हुआ, ए हुआ, ए 4 बन गए कि नहीं बन गए? 4 बन गए। एक कायरल कार्बन नहीं है, एक कायरल कार्बन नहीं है। तो अब ये प्रूव हुआ कि नहीं हुआ कि हमारे पास कार्बन के 16 आइसोमर्स हैं, लेकिन उन आइसोमर्स के नाम क्या है? अब ये सवाल बाकी रह गया है। तो उन आइसोमर्स में हमारे पास 4 बेसिक आइसोमर्स आते हैं, जिनको जो है मैंने एक्सोजीज और मोनोसैकेराइड्स के एग्जाम्पल में भी लिखा था कि एक है ग्लूकोज, एक है मेनोज, एक है गैलेक्टोज और एक है फ्रक्टोज। ठीक है। अब ये चारों हमारे पास आइसोमर्स हैं। ठीक है। फिर इसके जो है 2 ओपन चेन वाले आइसोमर्स हैं, जिसको जो है हम डी और एल कहते हैं। ठीक है। 2 ओपन है और 2 रिंग चेन में है, जिसको जो है हम अल्फा और बीटा कहते हैं। तो ये टोटल कितने हुए? 4। फिर इसी तरह इसके 2 ओपन है, डेक्स्ट्रो लीवो, 2 रिंग है, अल्फा बीटा, इसके भी 4, इसके भी 4। तो 4 + 4 + 4 + 4 कितने बने? 16 बने ना। अब ग्लूकोज के तो 2 मैंने बता दिए। ठीक है। अगर ये यहाँ पे हो तो क्या होगा? डेक्स्ट्रो होगा। अगर ये यहाँ पे हो तो क्या होगा? लीवो होगा। अब मेनोज का फार्मूला किस तरह है? तो याद रखें, जो हमारे पास मेनोज हैं, इट इज डिफरेंट फ्रॉम ग्लूकोज ऑन कार्बन नंबर 2। यानी अगर मैं मेनोज की स्ट्रक्चर ड्रा करना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा? यहाँ पे OH लगाऊंगा और यहाँ पे H लगाऊंगा, क्योंकि जो हमारे पास मेनोज है वो ग्लूकोज से कार्बन नंबर 2 पे डिफरेंट है। तो कार्बन नंबर 2 पे किस तरह डिफरेंट है? इसके इन 2 को आप एक्सचेंज करें। ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? ये हमारे पास मेनोज का पी स्ट्रक्चर बन जाएगा, लेकिन वही ग्लूकोज ही रहने दो, क्योंकि हम बाद में इस पर जो है प्रोसेस करेंगे। अब
जो गैलेक्टोज है इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम ग्लूकोज ऑन कार्बन नंबर 4। तो इसमें जो है आप इन दोनों को इधर उधर एक्सचेंज करें तो इससे जो है फिर गैलेक्टोज बन जाएगा। कार्बन नंबर 4 पे डिफरेंट है, ठीक है, एक किस चीज़ पे डिफरेंट है, कार्बन नंबर 2 पे, और ये जो है कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 2 पे डिफरेंट है क्योंकि एक कीटो शुगर है, कीटो शुगर, ठीक है, जबकि ये तीनों जो हैं हमारे पास एल्डो शुगर है। तो ये चारों के चारों आइसोमर्स हैं, फिर उनके हर एक के क्या है, चार चार आइसोमर्स हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि इनके ग्लूकोज के जो है 16 आइसोमर्स है। तो अब सवाल ये बचता है कि जो ग्लूकोज है हमारे पास, उनके जो ओपन रिंग्स, ओपन फॉर्म्स हैं, उनसे हम रिंग्स फॉर्म किस तरह बनाएंगे। ओपन के तो मैंने कर दी डेक्स्ट्रो लीवो, और इनसे जो है मैंने मेनोज की भी ओपन बना ली, गैलेक्टोज की भी बना ली, फ्रक्टोज की भी बना ली, लेकिन जो हमारे पास रिंग्स हैं वो ग्लूकोज की किस तरह है, फिर मेनोज की किस तरह है, गैलेक्टोज की किस तरह है और फ्रक्टोज की किस तरह है। तो अगर मैं ग्लूकोज की प्रोसेस समझा दूँ तो बाकी का आपको खुद पता होगा, ठीक है। तो अब हम चलते हैं उस प्रोसेस की तरफ। तो रिंग को बनाने के लिए आपने करना ये है कि आपने ये जो फर्स्ट वाला कार्बन है, फर्स्ट वाला कार्बन, आपने इसको लेकर इसका जो डबल बॉन्ड है इसको ब्रेक कर क्या करना है, ये जो सेकेंड लास्ट कार्बन है इसका जो हाइड्रोजन है आपने यहाँ पे लगाना है। इसका हाइड्रोजन पे आपने क्या करना है, यहाँ पे लगाना है, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन दो बॉन्ड्स बनाता है। एक बॉन्ड हमने यहाँ पे टूटवा दी तो यहाँ उसका हाइड्रोजन के बॉन्ड होना ज़रूरी है। और इसका जो ऑक्सीजन है आपने इस कार्बन को लेकर इस कार्बन के साथ जो है मिलाना है विद द हेल्प ऑफ ओ, विद द हेल्प ऑफ व्हाट, विद द हेल्प ऑफ ओ, क्योंकि इसके बॉन्ड्स के बगैर इस कार्बन के कितने बॉन्ड थे, इस कार्बन के 3 बॉन्ड थे, 1 2 3, जबकि कार्बन कितने बॉन्ड्स बनाता है, कार्बन 4 बॉन्ड्स बनाता है। और इसके कितने बॉन्ड्स हो गए, 1 2 3 4, ठीक है। तो ये जो मैंने लकीर खिंचवाई इसके अंदर हमारे पास जो भी मॉलिक्यूल्स या जो भी एटम्स आते हो हमने उनको लेकर एक रिंग बनानी है। तो पहले आप इन कार्बन की तादाद गिन ले विद इंक्लूडिंग ओ। तो 1 2 3 4 5 एंड दिस इज ऑक्सीजन। तो आपने क्या बनाना है, 6 मेंबर्ड रिंग्स बनाना है ना, 6 मेंबर्ड रिंग, क्योंकि ये जो मेंबर है हमारे पास ये कितने हैं, हमारे पास 6 हैं। यहाँ पे आपने ऑक्सीजन लगाना है 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे आपने कार्बन नंबर 1, यहाँ पे कार्बन नंबर 2, यहाँ पे कार्बन नंबर 3, यहाँ पे कार्बन नंबर 4, यहाँ पे कार्बन नंबर 5, और इस पे जो है आपने फिर कार्बन नंबर 6 को जो है इस तरह लिखना है। अब एक कार्बन नंबर 1 के साथ आपने OH लिखना है। याद रखिए जो हमारे पास राइट होगा वो क्या होगा, वो बिलो होगा, राइट वाला बिलो लिखा जाएगा, लेफ्ट वाला एबो लिखा जाएगा, ठीक है। इस तरह राइट वाला बिलो लिखा जाएगा, लेफ्ट वाला एबो लिखा जाएगा, राइट वाला बिलो लिखा जाएगा, लेफ्ट वाला एबो लिखा जाएगा, राइट वाला बिलो लिखा जाएगा, लेफ्ट वाला एबो लिखा जाएगा, एंड सो ऑन। तो ये मैंने ग्लूकोज के किस ओपन चेन से ए रिंग चेन बनाई, डेक्स्ट्रोताना जी। जो डेक्स्ट्रो से जो रिंग हमारे पास बनाई जाती है उस रिंग को फिर हम अल्फा ग्लूकोज का नाम देंगे। और इसकी पहचान ये है हमारे पास कि जो OH ऑन कार्बन नंबर 2 होगा, कार्बन नंबर 2 पे जो OH होगा अगर वो नीचे हो, बिलो हो, तो हम उनको जो है अल्फा ग्लूकोज कहेंगे। लेकिन अगर कार्बन नंबर 2 पे OH हमारे पास
एबो होगा तो फिर हम उसको क्या नाम देंगे, हम उसको फिर बीटा ग्लूकोज का नाम देंगे। किस चीज़ का नाम देंगे, बीटा ग्लूकोज का नाम देंगे। तो ये थी हमारे पास उनसे रिंग का तरीका कि हम ओपन चेन से रिंग किस तरह बनाते हैं। तो होपफुली आप लोगों को इनकी समझ आ गई होगी। बाकी जो हमारे पास ओलिगोसेकेराइड्स हैं और जो पॉलीसेकेराइड्स हैं, इंशाल्लाह उनको लेकर हम फिर नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए यही काफ़ी है। होपफुली आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टे विद अस। वस्सलाम।